Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत हम देख रहे हैं सामाजिक पहचान के सिद्धांत. पिछली वीडियो में हमने देखा फूले महोदय का सिद्धांत और आज हम देखेंगे मीड का सिद्धांत. विभिन्न विचारकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं या फिर विभिन्न विचारकों ने अपने सिद्धांत द्वारा ये दर्शाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है तथा उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है. विद्वानों ने सामाजीकरण के सिद्धांत को आत्म या स्व के विकास के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि जब स्व के बारे में यानी कि सेल्फ के बारे में कोई भी व्यक्ति समझने लगता है तब उसका विकास सही दिशा में होने लगता है. किसी भी व्यक्ति के सामाजीकरण में आत्म या स्व का उद्भव और विकास केंद्र बिंदु होता है. स्व का अर्थ गर्व या घमंड से नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में ज्ञान ही होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में जब नॉलेज रखता है तब उसे ये ज्ञात हो जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या अब तक मैंने क्या कर लिया, यानी कि क्या ज्ञान ग्रहण कर लिया है और मुझे क्या करना है, कितनी ऊंचाई पर जाना है, अपने लक्ष्य के लिए कौन कौन सी दिशाओं से होकर गुजरना है. जो कोई भी व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आकर बहुत कुछ सीखता है, या फिर ये कहेंगे जो दूसरों के संपर्क एवं व्यक्ति के प्रति दूसरे लोग क्या सोचते हैं से उसका आत्म विकसित होता है. स्व के जानने के बाद ही व्यक्ति के अस्तित्व का विकास होता है. आत्म के विकास एवं सामाजिकरण से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनमें मीड का सिद्धांत भी प्रमुख है. तो शुरू करते हैं हम मीड का सिद्धांत. मीड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. अमेरिकन विचारक जॉर्ज मीड यानी कि हर्बर्ट मीड एक दार्शनिक एवं समाज मनोवैज्ञानिक थे. उन्होंने सामाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन संबंधी विचार माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी पुस्तक में अंकित किए हैं या कृति में अंकित किए हैं. वे ये जानना चाहते थे कि व्यक्ति और समाज में पहले कौन आया. मूल रूप में फूले एवं मीड के विचारों में कुछ समानता है, किंतु आत्म के डेवलपमेंट में फूले व्यक्ति व समाज के पारस्परिक संबंधों या रिलेशंस पर अधिक बल देते हैं, जबकि मीड व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व देते हैं. तो हम देखते हैं कि मीड महोदय के विचार क्या क्या हैं. इसमें पहला पॉइंट है आत्म की चेतना सामाजीकरण का आधार. मीड महोदय का मानना है कि आत्म की चेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस को सामाजीकरण का आधार मानना चाहिए. ये आत्म की चेतना पूर्णतया सामाजिक है, क्योंकि इसका निर्माण सामाजिक अंतर्क्रिया सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है. अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए मीड ने दो स्वरूपों का उल्लेख किया है. इसमें पहला स्वरूप है जिसमें पहला पॉइंट है जैविकीय व्यक्ति यानी कि बायोलॉजिकल इंडिविजुअल, तथा दूसरा पॉइंट है इसमें सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति सोशली सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल. जन्म के समय बच्चा एक जैविकीय प्राणी होता है जिसमें तार्किक बुद्धि का अभाव होने के कारण वह अपनी आंतरिक प्रेरणाओं के अनुसार ही कार्य करता है. धीरे धीरे उसके व्यवहार पर समाज का यानी कि सोसाइटी का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है. परिवार और दूसरे प्राथमिक समूहों में या समूह से होने वाली अंतःक्रियाओं से वह बालक यह समझना शुरू कर देता है कि उससे किस तरह के व्यवहार करने की आशा की जाती है, यानी क्या अपेक्षा करते हैं लोग कि वह किस प्रकार का व्यवहार करे तथा उसके व्यवहारों का दूसरे लोग क्या अर्थ लगाते हैं. इस प्रकार धीरे धीरे
बच्चे का आत्म दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है। ये हम समाज में देखते ही हैं, हम घर में भी देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं। एक बालक जो व्यवहार कर रहा है, अपने खिलौनों से खेलता है, फेंकता है, तोड़ता है, लेकिन जब उसको समझाया जाता है कि ये खिलौने ये टूट जाते हैं, यानी कि फेंकने से टूट जाते हैं, तब सोचने लगता है कि शायद यही चाहते हैं कि मैं इन खिलौनों को संभाल कर रखूं, तो बच्चा धीरे धीरे उन खिलौनों को संभाल कर रखने लगता है। मीड ने दूसरे लोगों के इस व्यवहार को ही सामान्यीकृत व्यवहार कहा है, जो बच्चे को सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करता है। दूसरा पॉइंट है स्वयं के बारे में एक चेतना, यानी कि आत्म। मीड के अनुसार आत्म स्वयं के बारे में एक चेतना है। इस आत्म चेतना का विकास कैसे होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं, यानी कि आई, मुझे, मी, मेरे, माई आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यद्यपि मीड ने इन शब्दों की व्याख्या अधिक जटिल रूप से की है, किंतु यहाँ मैं का तात्पर्य आत्म के उस भाग से है जिसके द्वारा बच्चे अपने आप को दूसरों से अलग समझता है या समझते हैं। दूसरे शब्द उस रूप को स्पष्ट करता है, दूसरे शब्दों में उस रूप को स्पष्ट करता है जो उसे अपने बारे में दूसरों की दृष्टि में दिखाई देता है। प्रारंभ में बच्चा किसी भी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का कोई अर्थ नहीं समझ पाता है, अथवा कहा जा सकता है कि प्रारंभ में मैं और मुझे की धारणा एक दूसरे से पृथक होती है। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करने से बच्चा अन्य सदस्यों से अपनी समानता स्थापित करने लगता है। उसमें ये चेतना पैदा हो जाती है कि उसके माता पिता, भाई बहन और अन्य व्यक्ति उससे किस प्रकार के व्यवहार की आशा कर रहे हैं। यह स्तर आत्म चेतना का आरंभिक स्तर होता है, क्योंकि यहीं से मैं और मुझे में भेद प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की स्वयं के बारे में यही चेतना उसके आत्म अथवा स्वयं का निर्माण करती है। मीड महोदय की आत्म की धारणा को स्पष्ट करते हुए एंडरसन का मत है कि स्वयं के बारे में आत्म के विकास की धारणा उन विचारों से संबंधित है जो कि एक विशेष सामाजिक परिस्थिति में अन्य व्यक्ति हमारे प्रति रखते हैं। मीड का विचार है कि बच्चा प्रारंभ से ही अपने माता पिता तथा परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से प्रभावित होने लगता है, लेकिन उसमें सेल्फ का डेवलपमेंट तब होता है जब वह खिलौनों से खेलता है, यानी कि गुड़ियों के खेल में स्वयं माता पिता की भूमिका निभाने लगता है अथवा अपने से छोटे अबोध बच्चों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य एक तरह से ये हो जाता है जैसे कि एक बच्चा अपने परिवार में बड़ा है और छोटे भाई बहनों को नियंत्रण करने लगता है या कोशिश करता है नियंत्रण करने की, तब वह इसमें जो है उसका ये प्रकट होने लगता है, ये भाव जो है प्रकट होने लगता है। इन सब क्रियाओं से बच्चा स्वयं के बारे में एक विशेष धारणा बना लेता है। उसकी ये धारणा उस बच्चे के प्रति अन्य व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होती है। वास्तव में बच्चे की यही तस्वीर जो इमेज होती है उसका वास्तविक आत्म है, यानी कि सेल्फ है, जिसके उचित विकास से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस आत्म को समुचित रूप से विकसित करना ही सामाजिकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि प्रारंभ में बच्चा विभिन्न प्रकार के संकेतों और चेष्टाओं द्वारा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझना शुरू कर देता है। बाद में भाषा के द्वारा वह दूसरों के व्यवहारों को स्वयं में समावेशित कर लेता है और इस प्रकार उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को अदा करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यही वह स्थिति है जिसे मीड ने आत्म का विकास कहा है। मीड के सामाजिकरण सिद्धांत को संक्षेप में इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति के आत्म के समुचित विकास से है। दूसरा पॉइंट है आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यीकरण या सामान्यीकृत व्यवहार के अपने व्यवहार में
समावेश करने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आत्म के विकास के बाद व्यक्ति जैविकीय प्राणी से सामाजिक रूप से आत्मचेतन प्राणी के रूप में बदल जाता है। फोर्थ पॉइंट है, व्यक्ति का सामाजिकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार उसके जैविकीय एवं संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति का सामाजिकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार उसके जैविकीय एवं संवेगात्मक व्यक्तित्व के विकास को या प्रभाव को कम कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं में यानी कि व्यक्ति के अपने आप में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना ही आत्मा का विकास है और इसी आधार पर वह दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करता है, तरह तरह की आदतें सीखता है तथा उन आदतों को सीखकर अपना सामाजिकरण करता है। जॉर्ज मीड जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनका आत्म के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने जो है मैं और मुझे सिद्धांत का एक जो कि जेम्स ने भी प्रतिपादन किया था और मुझे का प्रयोग मीड ने अन्य व्यक्तियों से ग्रहण की गई भूमिकाओं के आधार पर किया। वे उनके माता पिता, भाई बहन, साथी, अध्यापक तथा संबंधी कोई भी हो सकता है। बच्चों को आत्म से ही अनोखापन प्राप्त होता है जो उसके अंदर मैं को जन्म देता है। मैं का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। व्यक्ति स्वयं भी मैं के बारे में नहीं जानते हैं। मैं और मुझे दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। मुझे को मैं की आवश्यकता होती है और मैं में मुझे पूरी तरह से सम्मिलित रहता है। दोनों एक साथ मिलकर व्यक्तित्व का विकास करते हैं। आत्म का विकास भी इन दोनों ही पहलुओं पर निर्भर करता है। मैं और मुझे दोनों ही एक दूसरे से के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। कभी कभी मैं और मुझे में विरोध भी दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति अनिश्चितता की स्थिति में होता है, यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है, ये भी निश्चित नहीं कर पाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तथा ये भी निर्णय कर ही नहीं पाता है। मैं की भावना ही उसमें ईगो की भावना पैदा कर देती है। ये दोनों मिलकर व्यक्ति के आत्म को प्रभावित करते हैं। मीड का सिद्धांत आज किया गया और कल फूले का बताया गया था। नेक्स्ट वीडियो में फ्राइड के सिद्धांत के विषय में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।